फिलोसफीज एंड पॉलिटिक्स। सुनने में शायद थोड़ा हैवी और ड्राई लग सकता है ना, लेकिन सच कहूं तो ये यूनिट एक्चुअली काफी आई ओपनिंग है। इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे। हम सिलेबस के फैक्ट्स को बस पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उन्हें एक विजुअल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी डीले के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बेसिक सा सवाल सोचते हैं। एनवायरमेंट और नेचर, क्या ये स्ट्रिक्टली सेम चीजें हैं? मतलब एक बिजी स्ट्रीट कॉर्नर की बेकरी को ले लीजिए या किसी क्राउडेड शॉपिंग मॉल को, क्या ये नेचर का हिस्सा है या सिर्फ हमारा एनवायरमेंट? एक ऐसी पजल है जो एसेंशियली इस बात को डिफाइन करती है कि ह्यूमंस का इस दुनिया के साथ आखिर रिश्ता क्या है। इस फर्क को समझने के लिए एनवायरमेंटल एथिक्स स्कॉलर डेल जेमिसन का कॉजल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है। उनका मानना है कि एनवायरमेंट वो सब कुछ है जो आसपास तो है, पर जिस पर हमारा कंट्रोल या मैनेजमेंट चलता है, जैसे ये सिटीज और बिल्डिंग्स। पर दूसरी तरफ नेचर वो सिस्टम है जो हमारी इमीडिएट पहुंच से बाहर बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से ऑपरेट करता है, जैसे डीप ओशन या फिर चांद। ये डिस्टिंक्शन सच में काफी क्रूशियल है आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल रखते हैं। हम कवर करेंगे एनवायरनमेंट या नेचर, उसके बाद द इंडस्ट्रियल रियलिटी चेक, फिर इंडिया के इकोलॉजिकल क्लासेस, उसके बाद अमीरी वर्सेस गरीबी का एनवायरनमेंट, और फाइनली नेचर की असली कीमत। चलिए जल्दी से पहले सेक्शन पर आते हैं, एनवायरनमेंट या नेचर। यहाँ होलिज्म की फिलॉसफी समझना सबसे जरूरी है। होलिज्म बेसिकली ये कहता है कि दुनिया अलग अलग डिस्कनेक्टेड टुकड़ों का कलेक्शन नहीं है, ये एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें ह्यूमंस एक टोटली इनसेपरेबल हिस्सा हैं। इस कॉन्सेप्ट को एकदम ब्रिलियंटली समराइज किया था बैरी कॉमनर ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ इकोलॉजी में। उन्होंने कहा था, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग एल्स। इसे एक शांत तालाब की तरह सोचिए। अगर उसमें एक पत्थर फेंका जाए तो रिपल्स पूरे पानी में फैल जाती हैं, राइट? बिल्कुल वैसे ही एक छोटा सा फॉरेस्ट क्लियर करना या नई सड़क बनाना सॉइल की क्वालिटी से लेकर वहां की स्पीशीज के सर्वाइवल तक सब कुछ ऑल्टर कर देता है, और वो भी ऐसी वेज में जो शायद कभी किसी ने सोची भी नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं एक रियलिटी चेक पर, द इंडस्ट्रियल रियलिटी चेक। ह्यूमन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने नेचर के साथ इस हार्मोनियस कनेक्शन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नेचर को फंडामेंटली रीडिफाइन कर दिया। इस एरा ने अचानक से नेचर को सिर्फ दो रोल्स तक लिमिट कर दिया। पहला, रॉ मटेरियल्स निकालने के लिए एक ग्लोबल सोर्स, और दूसरा, वेस्ट और पोल्यूशन फेंकने के लिए एक ग्लोबल सिंक। सबसे बड़ा शिफ्ट ये था कि हजारों साल से हम नेचर की रिन्यूएबल इनकम पर जी रहे थे, जैसे वुड और सोलर एनर्जी। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचर के उस फाइनाइट कैपिटल को एग्रेसिवली माइन करना शुरू कर दिया, जैसे कोल और ऑयल। बस यहीं से एक मैसिव सिस्टेमिक इकोलॉजिकल इंबैलेंस शुरू हो गया। इस पूरी हिस्ट्री को समझने के लिए लुइस मम्फर्ड की टेक्नोलॉजिकल टाइमलाइन एक परफेक्ट टूल है। उन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस को 3 फेजेस में बांट दिया। पहला था ईओटेक्निक फेज, जहां लोग लकड़ी और पानी के साथ एक ऑर्गेनिक हार्मनी में थे। फिर आया पैलियोटेक्निक फेज, यानी कार्बोनिफेरस कैपिटलिज्म। ये कोल और आयरन का दौर था जहां हर तरफ पोल्यूशन बढ़ गया और ऑर्गेनिक हार्मनी खत्म हो गई। मम्फर्ड उम्मीद करते थे कि आगे चलकर एक नियोटेक्निक फेज आएगा, जहां इलेक्ट्रिसिटी और सोलर पावर चीजों को बैलेंस करेंगे। लेकिन रियलिटी में आज भी क्रॉप मोनोकल्चर्स और हाईवेज के जाल से नेचर को लगातार रिप्लेस ही किया जा रहा है। चलिए अब तीसरे मेन हिस्से पर आते हैं, इंडिया के इकोलॉजिकल क्लासेस। माधव गाडगिल और रामाचंद्र गुहा की एक बहुत फेमस बुक है, इकोलॉजी एंड इक्विटी। इसमें उन्होंने एनवायरनमेंट और सोसाइटी की पॉलिटिक्स को एनालाइज करने के लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क दिया है। इस फ्रेमवर्क की पहली क्लास है इकोसिस्टम पीपल। ये हमारी रूरल मेजॉरिटी है, जिसमें ट्राइबल्स और स्मॉल पेजेंट्स शामिल हैं। ये लोग अपने डेली सर्वाइवल के लिए लगभग पूरी तरह से अपने आसपास के इमीडिएट एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। इनके पास लोकल फ्लोरा फौना की बहुत डीप फोक नॉलेज होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी बाहर से आकर इनके एनवायरनमेंट को डिग्रेड किया जाता है, तो सबसे पहली मार इन्हीं पर पड़ती है। दूसरी कैटेगरी है जिन्हें ऑथर्स ऑमनिवोर्स या बायोस्फीयर पीपल कहते हैं। ये बेसिकली अर्बन एलीट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं। इनके पास स्टेट पावर होती है, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ग्लोबली रिसोर्सेज कैप्चर कर सकते हैं। मतलब अगर इनके लोकल एरिया का पानी या जंगल खत्म हो गया तो ये कहीं और से रिसोर्सेज ले आएंगे। ये लोग इजीली स्टेट सब्सिडीज का फायदा उठाते हैं, जबकि इनके ओवर कंजम्पशन की ट्रू इकोलॉजिकल कॉस्ट किसी और को चुकानी पड़ती है। और फिर आती है इस फ्रेमवर्क की सबसे ट्रैजिक तीसरी कैटेगरी, इकोलॉजिकल रेफ्यूजीज। ये एक्चुअली वही इकोसिस्टम पीपल थे जिन्हें अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, क्योंकि उनका रिसोर्स बेस या तो खत्म हो गया या उस पर कब्जा कर लिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर नर्मदा डैम जैसे लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अक्सर हजारों लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं। इन लोगों को फिजिकली अपरूट कर दिया जाता है, और फिर ये बड़े शहरों के स्लम्स में बहुत मार्जिन पर जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब जब लोकल क्लासेस समझ आ गई हैं, तो चलिए डिस्कशन को ग्लोबल स्केल पर शिफ्ट करते हैं। सेक्शन 4, अमीरी वर्सेस गरीबी का एनवायरनमेंट। रामचंद्र गुहा पॉइंट आउट करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्लोबल नॉर्थ यानी अमीर देशों में एक एनवायरमेंटलिज्म ऑफ एफ्लुएंस डोमिनेंट है। वहां एनवायरनमेंट को बचाने का रीजन मोस्टली लेजर या एस्थेटिक होता है। उन्हें खूबसूरत लैंडस्केप्स और वाइल्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना होता है।
ये एक बायोसेंट्रिक अप्रोच है। पर अगर डेवलपिंग साउथ की बात करें तो वहाँ एनवायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर चलता है। यहाँ जंगल या पानी बचाना लेजर नहीं, डायरेक्ट सर्वाइवल और लाइवलीहुड का मसला है। यहाँ एनवायरनमेंट को सोशल जस्टिस और इक्विटी से अलग नहीं देखा जा सकता। इन दो अलग अप्रोचेस का एक मेजर कॉन्सिक्वेंस सामने आता है, जिसे पॉलिटिक्स ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। जब ग्लोबल नॉर्थ के इन बायोसेंट्रिक आइडियाज को, जिन्हें डीप इकोलॉजी भी कहा जाता है, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे डेवलपिंग नेशंस पर थोप दिया जाता है तो उसे ग्रीन इंपीरियलिज्म का नाम दिया जाता है। ऑथर स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि अक्सर ग्लोबल टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के चक्कर में लोकल ट्राइबल लोगों को उनके ही नेशनल पार्क से बाहर निकाल दिया जाता है। एक तरह से उनकी कम्युनिटी स्टुअर्डशिप को पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाता है। और अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, नेचर की असली कीमत। आखिर मॉडर्न सिविलाइजेशंस इस एनवायरनमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करती हैं? एक्चुअली यूटिलिटेरियन फ्रेमवर्क नेचर को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देखता है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर के कॉन्सेप्ट पर एक सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगाया जाता है। लेकिन रियलिटी में ये कैलकुलेशन अनबायस्ड नहीं है। यहाँ एक आयरन ट्रायंगल इफेक्टिवली सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स का एक अलायंस। आर्ग्यूमेंट यह है कि ये ट्रायंगल नेचर और रिसोर्सेज की कॉस्ट को डेलिबरेटली अंडरवैल्यूड दिखाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बड़े अर्बन प्रोजेक्ट्स आसानी से पास हो जाते हैं और इसका सारा नुकसान डिस्प्लेस्ड रूरल पोर को उठाना पड़ता है। तो ऐसे हेविली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को काउंटर कैसे किया जाए? इसके लिए महात्मा गांधी का एक एकदम स्पॉट ऑन कोट है, द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। ये सिंगल लाइन का स्टेटमेंट इंडस्ट्रियल ग्रीड के खिलाफ एक अल्टीमेट फिलोसॉफिकल आंसर है। ये हमें याद दिलाता है कि इन्फिनिट इकोनॉमिक ग्रोथ एक फाइनाइट प्लैनेट पर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाया इंडियन इकोनॉमिस्ट जेसी कुमारप्पा ने। उन्होंने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस का आइडिया दिया। उनका विजन था कि हमें नेचर के रिसोर्सेज को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि उसका बायोलॉजिकल कैपिटल फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमेशा इंटैक्ट रहे। यानी एक ऐसी लाइफ इकोनॉमी बनानी चाहिए जहां रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो बल्कि लगातार रिप्लेनिश होते रहें। तो फाइनली इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल सोचना जरूरी है। क्या इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी इकोलॉजिकल लिमिट्स में जीना सीख सके, या फिर बस ऐसे ही किसी अनसस्टेनेबल सपने के पीछे भागना जारी रहेगा? इस यूनिट के ये आइडियाज सिर्फ सिलेबस के फैक्ट्स नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर पर एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। उम्मीद है इन कंसेप्ट्स का पूरा फ्रेमवर्क अब क्लियर हो गया होगा। इस विजुअल समरी में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।